स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। This is the war for our existence in the region and there will be steps that have never been seen before. यानी ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इसके लिए हम उस हद को भी पार कर जाएंगे जिसकी कल्पना ना आज तक हुई है और शायद ना ही कभी होगी। दोस्तों, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस लेटेस्ट वॉर में इजराइल के रिस्पांस की इंटेंसिटी और उसके फ्यूचर प्लान्स को काफी हद तक बयां करती है। जब ये वॉर शुरू हुआ था तब बहुत से ऑब्जर्वर्स का ये कहना था कि हमास का ये अटैक इजराइल द्वारा ही स्टेज किया गया है, यानी इजराइल ने हमास को ठिकाने लगाने के लिए ये सब खुद स्टेज किया है। लेकिन ना तो इसके कोई सबूत मिले हैं और ना ही ऐसा सोचना लॉजिकल होगा कि इजराइल ऐसा करके अपने खुद के लोगों की जिंदगियों के साथ इतना बड़ा जोखिम उठाएगा। अब ये क्लेम्स कितने सच हैं और कितने झूठ, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है और वो ये कि हमास के इन अटैक्स के बाद इजराइल आज जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स रिलीज की जा रही हैं, उससे लगता है कि मानो ये अटैक आने वाले कुछ दिनों में हमास की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा कि इस वॉर को भले ही हमास ने शुरू किया हो, किंतु इसको खत्म इजराइल के द्वारा ही किया जाएगा। पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि इस जर्नी में आगे एक लॉन्ग और डिफिकल्ट वॉर निश्चित है। उनका कहना है कि इजरायली फोर्सेस आज एक बेहद ऑफेंसिव फेज में एंटर कर चुकी हैं और ये तब तक चैन की सांस नहीं लेंगी जब तक इसके सभी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते हैं। अब इन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से वो प्रिसाइजली किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं वो तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन यदि हम इस वॉर की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर गौर करें तो उसके हालात दूर दूर तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों ओर से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और ये गिनती थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि 1948 के बाद इजराइल की धरती पर पहली बार इतने लोग इन बीते 3 दिनों में एक साथ मारे गए हैं। इजराइल ने अपने इतिहास में पहले इतनी बड़ी संख्या में सिंगल डे कैजुअलिटीज फेस नहीं की हैं। हमास ने इजराइल के ऊपर कुछ अटैक्स पहले भी किए हैं, लेकिन यदि हम 2007 के बाद हमास द्वारा कमिट किए गए सभी अटैक्स को भी मिला दें तो भी उनमें मरने वालों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी इन पिछले 2 दिनों में हो चुकी है। इसीलिए इजराइल की ओर से हमें एक बेहद एग्रेसिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमास की एट्रोसिटीज का मंजर भी बद से बदतर होता जा रहा है। हमास का कहना है कि इजराइल हम पर जितने भी रॉकेट्स डालेगा उस हर एक रॉकेट का बदला एक एक इजरायली हॉस्टेज अपनी जान देकर चुकाएगा और इस भयानक मंजर को दुनिया भर में टेलीकास्ट भी किया जाएगा। इस सबसे पता चलता है कि दोनों ही साइड्स का एग्रेशन अपनी पीक की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जहां एक और इजराइल के पास अपनी खुद की इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपीरियरिटी और एक बेहद स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल बैकिंग का सपोर्ट है, उदाहरण के लिए यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश हाल ही में रिलीज की गई ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए हमास के टेररिज्म को क्रिटिसाइज और इजराइल के लिए एक्टिव सपोर्ट कमिट कर रहे हैं। ये नेटो कंट्रीज इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। वहीं इस गेम में दूसरी ओर हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ चंद स्टेट्स की फाइनेंशियल सपोर्ट पर टिकी है। हर बदलते दिन के साथ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म का टारगेट बन रहा है। यदि आपने गौर किया हो तो हमास द्वारा कैप्चर किए गए हॉस्टेजेस में विमेन और चिल्ड्रन की संख्या काफी सिग्निफिकेंट है। अब चूंकि ये महिलाएं और बच्चे नॉन कॉम्पिटेंट्स हैं तो इनको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करना तो बहुत दूर, बल्कि ऐसे डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इन टेरर ग्रुप्स के द्वारा विमेन कैप्टिव्स का ट्रीटमेंट का जो रिकॉर्ड रहा है वो दूर दूर तक ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। साथ ही हमास जिस डर को फैलाने के लिए इन ह्यूमन ट्रीटमेंट्स को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसके बाद उसके लिए अपनी और अपने सपोर्टर्स की लिमिटेड इंटरनेशनल सिंपैथी को बचाकर रख पाना और भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब गाजा से हमास का अंत निश्चित हो चुका है? क्या इजराइल इस बार हमास को गाजा से एलिमिनेट कर उसके थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है? क्या ये वॉर इजराइल फलस्तीन के मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा देने वाला है या फिर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है? तो इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले यदि इजराइल के नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो उसमें एक बात तो तय है और वो ये कि किसी भी सिनेरियो में इजराइल के पास गाजा के लिए ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शंस मौजूद नहीं है। ये वॉर अपने साथ हर सूरत में डिस्ट्रक्शन लेकर आया है। अब उस डिस्ट्रक्शन की इंटेंसिटी क्या होगी ये आने वाले दिनों में
इन साइट्स के द्वारा लिए गए डिसीजंस पर निर्भर करेगा। यहाँ इजराइल हमास को कन्फ्रंट करने में कितना कामयाब हो पाता है ये उसके एक्शन के अवेलेबल ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। यदि इजराइल के ऑप्शंस पर वापस आएं तो गाजा में चल रही एयर स्ट्राइक्स भले ही कितनी भी पावरफुल या ओवरवेलमिंग क्यों ना हो, लेकिन वो हमास की डिफीट को तय करने में सफिशिएंट नहीं होंगी। उसी तरह भले ही गाजा में इम्पोज किया गया टोटल ब्लॉकेड वहां रह रहे लोगों के लिए कितना भी टेरेबल साबित क्यों ना हो, लेकिन हमास को काउंटर करने के लिए वो भी अपने आप में इनसफिशिएंट बताया जा रहा है। इजरायली एम्बेसडर ने हाल ही में ये कहा कि इजराइल हमास की टेरर कैपेबिलिटीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता है और ये केवल ब्लॉकेड या एयर स्ट्राइक से अचीव नहीं हो पाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे में इजराइल के पास सबसे ज्यादा लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन एक ही बचता है और वो है ग्राउंड इन्वेजन। हालांकि इजराइल ने पास में इस ऑप्शन को बार बार अवॉइड करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आज एक्सपर्ट्स के द्वारा इस ऑप्शन के स्कोप की पॉसिबिलिटी बहुत हाई बताई जा रही है। लेकिन ये ऑप्शन इतना भी आसान नहीं है जितना सुनाई पड़ता है। ऐसा कोई भी इंकर्शन इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए बेहद डिफिकल्ट और वहां रह रहे लोगों के लिए बहुत डिवास्टेटिंग साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा इस दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस में से एक है। इस 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इस पॉपुलेशन डेंसिटी में ऑपरेट करना कोई आसान टास्क नहीं है, लेकिन यदि इजराइल इस चैलेंज को मैनेज कर भी ले तो इससे कई गुना टफ चैलेंज गाजा के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि गाजा के साथ साथ इस समय इजराइल के ऊपर 2 और की एरियाज के एस्केलेशन की पॉसिबिलिटीज मंडरा रही है। गाजा में इंकर्शन के केस में ये पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। इसमें पहला की एरिया लेबनान और सीरिया के साथ सटा इजराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर है। हिजबुल्लाह की प्रेजेंस के कारण इस बॉर्डर पर सिचुएशन पहले ही बहुत क्रिटिकल बनी हुई है और ये अनसर्टेन सिचुएशन यहाँ कभी भी एक एग्रेसिव रूप ले सकती है। यहाँ दूसरा की एरिया वेस्ट बैंक है, जहां हमास ऑलरेडी बहुत समय से मिलिटेंट्स को आर्म्स उठाने के लिए प्रवोक कर रहा है। इस एरिया में भी एक मेजर अनरेस्ट अवॉइड कर पाना नामुमकिन दिखाई पड़ता है। इन अटैक से पहले भी वेस्ट बैंक में वायलेंस इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बहुत से एक्सपर्ट्स यहाँ ऑलरेडी एक थर्ड इंतिफादा की आशंका जता रहे थे। पहले भी गाजा में इजराइल की एक्टिविटीज का सीधा असर वेस्ट बैंक में देखने को मिला है। पहले भी गाजा में चल रही मिलिट्री एक्टिविटीज ने वेस्ट बैंक में लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस और इंस्टेबिलिटी को पुश किया है और इस बार भी ऐसे ही सिमिलर स्पिलओवर इफेक्ट के हाई चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। इजराइल ने इस साल वेस्ट बैंक में ऑलरेडी एक मेजर ऑपरेशन को अंजाम दिया है और यदि इस बार भी वेस्ट बैंक में ऑपरेट कर रही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन अनरेस्ट को मैनेज करने में सफल नहीं हुई तो इजरायली फोर्सेस को यहाँ फिर से इंटरवीन करना पड़ सकता है। खैर, इसके अलावा एक इनकर्शन के केस में इजराइल के आगे अगला सबसे बड़ा चैलेंज ये तय करना है कि वहां जाकर क्या उसको एक वीकेंड हमास को अपने कंट्रोल में रखना है या फिर उसके डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेशन को ही खत्म कर देना है। यहाँ दोनों ही ऑप्शंस इनसफिशिएंट और इनइफेक्टिव लगते हैं, क्योंकि यदि हमास सर्वाइव कर जाता है तो इजराइल के ऊपर उसकी एक मेजर स्ट्रैटेजिक विक्ट्री मानी जाएगी और यदि वो पूरी तरह ओवरथ्रो कर दिया जाता है तो गाजा स्ट्रिप में उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मौजूद नहीं होगी। वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पैलेस्टीनियंस के बीच सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल सपोर्ट लाक करती हैं। हमास के रिप्लेसमेंट के बिना ये यूं कहें कि उसके टर्मिनेशन के लिए इजराइल के पास गाजा का डायरेक्ट कंट्रोल अज्यूम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा और ऐसा करना इस हाईली कंजेस्टेड और डिस्टर्ब्ड रीजन में रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन और पहले से मौजूद डीप रिलीजियस और डेमोग्राफिक फॉल्ट लाइंस को और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर देगा। यानी किसी भी केस में एक पीसफुल सॉल्यूशन के चांसेस बहुत पुअर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ आपको बता दें कि भले ही यह अटैक इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक शॉक की तरह सामने आया है, लेकिन इजरायली पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले कई ऑब्जर्वर्स इस तरह की सीरियस डिस्टर्बेंसेस काफी समय से प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। दिसंबर 2022 में बेंजामिन नेतन्याहू की गवर्नमेंट द्वारा ऑफिस एज्यूम करने से कुछ ही समय पहले गाजा में हजारों पैलेस्टीनियंस द्वारा हमास की 35th फाउंडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। उस दौरान भी हमास के कई मेंबर्स ने इजराइल की इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक फुल फ्लेश्ड कन्फ्रंटेशन के चांसेस बहुत हाई बताए थे। उनमें से एक ने यह भी कहा था कि ये लोग खुद मैदान में उतरने से पहले वेस्ट बैंक को भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का चांस देना चाहेंगे। यहाँ तक कि मई 2023 में इजरायली फोर्सेस और गाजा बेस्ड इस्लामिक जिहाद के क्लैशेस के बाद कमेंटेटर एरोन डेविड मिलर ने यह कहा था कि इस रीजन में एक परफेक्ट स्टॉर्म बिल्ड हो रहा है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी एक्सप्लोड होकर सबको अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार खड़ा है। जाहिर है कि ये सब उन्होंने यूं ही नहीं कहा, बल्कि ऐसा उन्होंने
करंट इजरायली गवर्नमेंट की एटीट्यूड वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में मौजूद एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स और हमास द्वारा जेरूसलम, वेस्ट बैंक, अरब जूइश सिटीज और सदर्न लेबनान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की ईगरनेस को देखते हुए कहा था। हमास की ईगरनेस तो समझ आती है, लेकिन यहाँ इजरायली गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इजराइल में मौजूद करंट राइट विंग गवर्नमेंट आज एक वन स्टेट सॉल्यूशन को ओपनली प्रमोट करने से पीछे नहीं हट रही है। हालांकि इस ज्यूइश अरब कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत से ही इसका सबसे सूटेबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू स्टेट सॉल्यूशन को ही माना जाता था। टू स्टेट सॉल्यूशन के अंतर्गत जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच के लैंड दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज के बीच दो कंट्रीज के रूप में डिवाइड करने की बात की जाती थी। जब से ये सॉल्यूशन प्रपोज किया गया था, तब से एक लंबे ड्यूरेशन तक ज्यूज इस पार्टीशन की रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अरब्स इसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में ये सिचुएशन एकदम रिवर्स होती दिखाई दी है। आज पैलेस्टीनियन लीडरशिप का कुछ सेक्शन, ज्यादातर अरब और वेस्टर्न कंट्रीज, टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए राजी हैं, लेकिन आज इजराइल इसके लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ता और उसने इसको एक्सेप्ट करने में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन रीसेंट अटैक्स के बाद इजराइल के वन स्टेट सॉल्यूशन की इंटेंशन और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास द्वारा इजरायली सिटीजन्स के साथ किए गए ट्रीटमेंट के बाद इजराइल दूसरे लोगों को ऑक्युपाई करने की इमोरलिटी को अपनी खुद की कम्युनिटी पर मंडरा रहे थ्रेट से ज्यादा प्रेफर करेगा। उदाहरण के लिए, इजरायली लीडरशिप भले ही एक्सेप्ट न करे, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि इजरायली हॉस्टेजेस हमास के लिए एक स्ट्रॉन्ग लाइफलाइन का काम कर सकते हैं। जब तक इजरायली सिटीजन्स हमास के हाथों में हैं, इजराइल के ऊपर उनके रिलीज को नेगोशिएट करने का स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना हुआ है। हमास के एक सीनियर मिलिटेंट का कहना है कि उन्होंने इजराइल से इतने लाइफ हॉस्टेजेस को कैप्चर कर लिया है कि वो इजरायली प्रिजनर्स में मौजूद अपने सभी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को आजाद करा सकते हैं। इजरायली प्रिजन में आज लगभग 5000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2011 में इजरायली गवर्नमेंट ने एक इजरायली सोल्जर गिलाद सहलत के एक्सचेंज करने के लिए 1000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज किया था और इसीलिए हमास इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमास के एक सीनियर मिलिटेंट मोहम्मद अबू घाली को कैप्चर करके इजराइल का लेवरेज बढ़ा दिया है और इस सब के चलते इजराइल दूर दूर तक भी हमास की किसी भी डिमांड के आगे झुकने के मूड में नहीं लग रहा है। इजरायली फोर्सेस ने हमास पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए गाजा का कंप्लीट ब्लॉकेड अनाउंस किया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर द्वारा गाजा की फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिक सप्लाई को पूरी तरह से कट कर दिया गया है। ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टीज के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी को फिर से रिवाइव करने का एक ही तरीका बचता है और वो तरीका ये है कि एक क्रेडिबल पैलेस्टीनियन लीडरशिप इजराइल को ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि उनके डिमांड की पूरा होने से इजराइल को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके ऑप्शन के चांसेस फिलहाल उतने ही नेग्लिजिबल हैं जितने एक यूनाइटेड और क्रेडिबल पैलेस्टीनियन लीडरशिप का एग्जिस्टेंस में आना और दोनों पार्टीज को फिर एक बार नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना। दोस्तों, यहाँ ये कहना भी सही नहीं होगा कि इजराइल पहले से ही हमास के अगेंस्ट इतने एग्रेसिव स्टैंड के लिए तैयार बैठा था। माना कि इन डेडली अटैक्स के बाद आज इजराइल में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो केवल हमास से इस अटैक का बदला लेने या उसकी कीमत वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रेशर किसी सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक विक्ट्री का प्रेशर है। फॉर्मर इजरायली डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कर्नल इरान लर्मन का कहना है कि आज जिस तरह हमारे सिविलियंस को स्लॉटर किया जा रहा है, हम इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट के अंडर और रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब से 2 साल पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास की झड़प के दौरान इन्होंने ही हमास के अगेंस्ट काफी कॉशियस रिस्पॉन्स सजेस्ट किया था। तब कर्नल इरान लर्मन का कहना था कि हमास की कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय तो की जानी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको पूरी तरह से ही खत्म कर दिया जाए। इजराइल के लिए ईरान और हिजबुल्लाह आज 2 सबसे बड़े थ्रेट हैं और हमें उन्हीं पर फोकस रहना चाहिए। लेकिन आज उनका ये पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है और केवल इंटेलिजेंसिया ही नहीं, बल्कि हमास के इन लेटेस्ट अटैक्स के बाद इजराइल के लिबरल और पीस सीकिंग कम्युनिटीज के बीच भी हमास को लेकर उनका पर्सपेक्टिव एक मेजर शिफ्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि इन अटैक्स के स्केल और ब्रूटैलिटी ने इजराइल को एक बड़ा शॉक दिया है। कहीं ना कहीं इसने इजराइल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमास के अगेंस्ट एक बेहद स्ट्रिक्ट और परमानेंट एक्शन लेने के लिए यूनाइट कर दिया है। मेजॉरिटी इजरायलीज के लिए आज इसका मतलब यही है कि इजराइल गाजा से हमास की सेंचुरी को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर डाले। लर्मन का भी कहना यही है कि इजराइल इन डेडली अटैक्स के बाद हमास को ऑपरेट करने नहीं दे सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक गाजा से हमास के परमानेंट टर्मिनेशन का मतलब केवल वहां जाके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन्स या टॉप लीडरशिप का खात्मा करना ही नहीं है। इजराइल पहले भी ऐसा कई बार कर चुका है।
और ऐसा करके वो हमास का टेरर एलिमिनेट करने में असफल रहा है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास के टेरर का परमानेंट सॉल्यूशन इजराइल द्वारा वहां जाकर गाजा स्ट्रिप को परमानेंटली ऑक्युपाई करना है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये ऑप्शन अपने साथ कितनी भारी इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट लेकर आ सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल के रिस्पॉन्स को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इजराइल इसकी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार खड़ा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हमास की टॉप लीडरशिप के इजराइल के हाथों से बचने के कोई चांसेस नहीं है। और यदि कतर और यूएस के ज्वाइंट एफर्ट्स की बदौलत ये दोनों एक दूसरे के लोगों को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो भी जाएं, तो भी आज हमास के ऊपर एक ऐसा थ्रेट मंडरा रहा है जो उसने अपने एग्जिस्टेंस में पहले कभी फेस नहीं किया होगा। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी कहा, इन अटैक्स को इजराइल का 9/11 मूवमेंट घोषित किया जा चुका है। जिस तरह यूएस के ऊपर 9/11 टेररिस्ट अटैक्स के बाद अफगानिस्तान और इराक में प्रेसिडेंट बुश एडमिनिस्ट्रेशन के इल फेटेड कैंपेन्स के बावजूद इन अटैक्स ने सुसाइड बॉम्बिंग्स को डीलेजिटिमाइज कर दिया था और वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी में टेररिज्म अपनी लेजिटिमेसी खो बैठा था। वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, यानी कोई एक इंसान किसी के लिए टेररिस्ट तो किसी के लिए वही इंसान फ्रीडम फाइटर हो सकता है। ऐसा अपसर्ड ज्यूरिसडिक्शन ग्लोबल नॉर्थ से लेकर ग्लोबल साउथ तक अपनी एक्सेप्टेबिलिटी खो बैठा था। उसी तरह इन करंट हमास अटैक्स को डीलेजिटिमाइज करने के लिए इजराइल को एक बेहद नुआंस्ड कैंपेन की जरूरत है, जो किसी भी सूरत में एक इजी वॉक नहीं है। दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। कई सारे हमने इसमें पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए, इजराइल की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, इजराइल क्या कर सकता है, उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, एक अच्छा डिस्कशन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस मुद्दे से जुड़ा एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द फाइनल सेटलमेंट to settle the Israel-Palestine question? Is it possible to witness the outcome during our lifetime? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।